लेकिन उससे पहले जरा हमारे जो खास मेहमान हैं आज के उनको जोड़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड डील हुई है, पहला चरण इसका सहमति बनी है यूएस चाइना के बीच में, उस पर बाजार आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है आज सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू संदीप जी एंड सारे व्यूअर्स को। तो सर ट्रेड डील पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी डील है दोनों देशों के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में, उस पर बन गई है सहमति। तो आज हम जब उठे ही हैं तो एक अच्छी खबर के साथ उठे हैं जिस पर एशिया रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। हमारे मार्केट्स कल थोड़ा सा रिट्रेस हुए, हाई लेवल से 25,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। इस खबर के चलते आपका क्या रिएक्शन है सर कि मार्केट्स में आज तेजी देखने को मिलेगी, एक नई गति बाजार को मिलेगी? सर देखिए, ऑब्वियसली न्यूज़ पॉजिटिव है यहाँ पे। दो तीन मैटर पॉजिटिव भी मैं देखता हूँ, एक दो मैटर मैं नेगेटिव भी देखता हूँ। अगर मैं ट्रेड डील को ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता था, अगर इंडिया और चाइना के बीच इतना अच्छा डील हो गया है और कमिंग फ्यूचर में भी ऐसा अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकता है कि थोड़ा बहुत एफआईआई का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, सेलिंग प्रेशर। तो अभी तो देखिए ट्रेंड पॉजिटिव भी है, कुछ खराब नहीं है। मार्केट का अगर मैं बात बोलूँ तो मार्केट लगातार आप देखेंगे नॉन स्टॉप एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। रेट कट हुआ, रेट कट पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, उसके बाद 25,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी एवरीडे ही ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई देके फिर से थोड़ा नीचे आ गया कल भी। तो मेरा मानना ये है कि ओवरऑल अगर हम लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं चार्ट को, मार्केट को, तो मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है छोटा मोटा एक डीप मिले। अभी हम बुल मार्केट के उस फेस वन पे है जहां पे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, फिर से थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग, फिर से न्यू हाई, फिर से 200-300 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको तो पहले ये देखना है कि आप यहाँ पे शॉर्ट सेलर हो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो या आप लॉन्ग करके बैठे हो। तो मेरा मानना ही है अभी हमको लॉन्ग ही रहना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट और पॉजिटिव ही है। जहां पे आज से 15 से 20 दिन पहले भी एफआईआई सेल कर रहे थे कंटिन्यूअसली, और वहाँ पे आज के डेट में मैंने देखा कि लास्ट 4-5 दिन का डेटा पॉजिटिव ही है, खराब नहीं है। और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, 25,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरा मानना ही है सर, बहुत जल्दी निफ्टी में लाइफ टाइम हाई, मतलब नेक्स्ट 2 से 3 महीना से लेके 5 महीने में मैक्सिमम, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी देखने को ऑलरेडी बैंक निफ्टी को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का यही एक पैटर्न अभी चलेगा कि मान लीजिए बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट ऊपर गया, फिर से एक बार 500 पॉइंट नीचे, फिर से 2,000 पॉइंट ऊपर, फिर से 1,000 पॉइंट नीचे। ऐसे ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे और मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट खराब कुछ होने वाला है। पॉजिटिव भी है, मैं तो मार्केट में पॉजिटिव बैठा हूँ। ठीक है, 2 से 5 महीने में निफ्टी भी नया रिकॉर्ड हाई लगा सकता है। बैंक निफ्टी तो लगा ही चुका है 57,049 का लेवल, कल भी हमने 57,015 का लेवल बनता हुआ देखा था। तो अब 2 से 5 महीने में मैक्सिमम आपको निफ्टी भी रिकॉर्ड हाइस लगाता हुआ दिख सकता है। दिवाली के आसपास की बातचीत हर कोई कर रहा है ऑलमोस्ट, जिससे पहले ही आप मान के चलिए कि निफ्टी में भी 26,277 जो हमने सितंबर 2024 में लेवल देखा था, वो लेवल पार होता हुआ नजर आ सकता है। सर एक एफआईएस पे आपकी राय लेना चाहूंगा। जो एफआईएस के आंकड़े आए हैं एक बार जरा दिखा दीजिए। जून महीने में सर एफआईएस का जो आंकड़ा है, कल जिस तरह से उन्होंने 2302 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, अब जून में भी नेट आप देखिए तो वो पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे हैं। जून महीने के अगर हम आंकड़े आपके सामने लेकर आ सकें। जी हाँ सर, ये वाला आंकड़ा देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार कैश मार्केट में उनकी ओर से खरीदारी हो रही है। अब नेट देखेंगे तो 729 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर है। तो ये कितना उत्साहजनक है सर? आप तो कह रहे थे कि कहीं चाइना की तरफ ना पैसा डाइवर्ट होने लगे, ये जो डील हुई है। सर वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क मार्केट के लिए है, लेकिन मुझे आज भी याद है उस टाइम पे जब मार्केट नीचे गिर रहा था और टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था, आपने मुझे बोला था कि प्रदीप जी एफआईआई तो सब छोड़ के भाग रहा है, तो इंडिया का क्या होगा। मैंने बोला सर इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इंडिया में प्रॉब्लम होने वाला कुछ चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिलीव है ना डोमेस्टिक चीजों में, और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही एग्रेसिव होके सेल कर रहा था, बाद में थोड़ा हमने देखा कि कभी सेल कभी बाई, और अभी फिर से बाई मूड में आ चुका है। तो मेरा मानना ये है कि बाई जो है कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि देखिए एवरी टिगर पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन देख लीजिए लो पे है, आप रेट कार्ड देख लीजिए, मॉनसून देख लीजिए, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो भी पॉजिटिव है। ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव है, तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है। अब जो आरबीआई की तरफ से डिविडेंड दिया गया गवर्नमेंट को, वो भी पॉजिटिव है। रेट कार्ड का जो इफेक्ट है वो एक दिन में नहीं आता है, ये 4-5-6 महीना 8 महीना 1 साल भर आता है। अभी मार्केट में जो लिक्विडिटी बूस्ट हुआ है, इसका इफेक्ट नेक्स्ट 4 से 5 महीने में हमें देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि एफआईआई का कोई भी रीजन है। हाँ सर, वो एक मैटर है, मैंने उस दिन आज आज से 4 महीना पहले एक कमेंट किया था
कि अगर टैक्स का कोई भी चीज थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कम कर देता है, उस टाइम पे हम देखेंगे कि एफआईआई और भी भर भर के इंडिया पे आएंगे। तो उस टाइम के बाद आपने देखा होगा, आपने मुझे पूछा भी था, समीर अरोड़ा जी ने भी कमेंट किया था, ये टैक्स का मैटर उनको भी लगता है। तो मैंने 5 दिन पहले कमेंट किया था, 5 दिन बाद तो उनका कमेंट आ गया था। तो सेम अभी देखिए, टैक्स का मैटर तब आएगा मार्केट जब खराब होता है एंड ऑल काइंड ऑफ हम्म। थिंग्स, मार्केट नेगेटिव है। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब मैं पॉजिटिव ही हूँ, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मैं उसमें टेंशन करने वाला, घबराने वाला सिचुएशन को नहीं मानता हूँ। 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 55,400 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, मैं ओवरऑल इंडेक्स में, मैं मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। 25,000 और 55,400 ये लेवल दोनों नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए 25,000, बैंक निफ्टी के लिए 55,400। जब तक इसके ऊपर बाजार टिके हुए हैं, बने हुए हैं, तब तक घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एफआईज की जो पैसा है, चाइना के साथ यूएस की जो डील होने की उम्मीद जागी है, जो दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, लंदन की जो बातचीत हुई है लंदन में, उसके बाद हो सकता है कि एफआईज का पैसा थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखे चाइना में। अब हम जून में देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पर बैठ गए हैं एफआईज के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन फिर भी ऐसी कोई घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब टैक्स वाला मामला भी आया था, एलटीसीजी वाला, तब भी हमने देखा था कि कुछ बिकवाली हुई थी। नेट नेट देखा जाए तो बाजार वहाँ से भी उभर कर आप देखिए पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा, और अब 2 से 5 महीने में रिकॉर्ड हाइज भी लगते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ घरेलू संकेत आपके सामने रख देता हूँ। कल हमारा रुपया अगर आप देखेंगे 2 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ। 85-62 के मुकाबले 85-60 के जो लेवल्स हैं वो हमने कल के सेशन में बनते हुए देखे। एक सर कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंगली भारत का जो FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष का जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसमें कमी की गई है। FY26 के लिए वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 6.3% की ग्रोथ रहेगी। जनवरी का अनुमान था, उससे मुकाबले देखें तो 0.4% नीचे, 6.7 से 6.3 कर दिया। और FY27 के लिए ये कह रहे थे कि वहाँ पे भी 6.7% का अनुमान था, अब उसे 20 बेसिस पॉइंट घटाकर कर दिया 6.5%। FY28 में कह रहे हैं कि 6.7% की ग्रोथ आएगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल ग्रोथ का जो अनुमान है उसे भी कट करके 2.3% पर किया गया है। ये जो अनुमान आता हुआ दिखा है वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल ग्रोथ के लिए, आई थिंक ये 2008 की जो वैश्विक मंदी थी उसके आसपास के जो लेवल्स है वहां तक आरबीआई ने बातचीत पहुंचा दी है। तो सर इस पर आपका टेक, ये जो ग्रोथ के अनुमान काटे गए हैं हमारे। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो मुझे एक बार गौर से ज्यादा देखना पड़ेगा, देख के मैं कमेंट कर पाऊंगा इसमें। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस बीच आपको बता दें कि यूएस और चाइना के बीच में तो ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस इस और बढ़ गए हैं कि वहाँ पे डील हो जाएगी, सहमति बन जाएगी। लेकिन हमारी जो यूएस के साथ बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, उसको लेकर एक अपडेट आता हुआ दिखा है, जो कि 4 से 10 जून के बीच में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। उसमें ये निकल के सामने आया कि जो प्रस्तावित बीटीए है उसमें उसके साथ साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत होती हुई दिखी है, और बातचीत प्रोडक्टिव रही है, जिससे बीटीए करने में यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और पहले चरण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ये दिक्कत की बात है कि बातचीत मोलतोल आगे भी जारी रहेंगे, अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे कल हमने देखा लंदन में यूएस और चाइना के अधिकारियों के बीच में सहमति बन गई। इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत का जो दौर है बहुत लंबा खिंच रहा है, प्रोडक्टिव हो रही है बातचीत, सहमति नहीं बन पा रही है। 4 से 10 जून तक दोनों देशों के जो अधिकारी थे वो मिले हैं। आई डोंट नो कहाँ पे बातचीत अटक रही है, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सर थोड़े से कहते हैं ना, जैसे बाजार एक टाइम करेक्शन फेज में चला जाता है, वैसा वाला कुछ रुझान है सर। बहुत लंबी खिंच रही है बातचीत। आपका क्या टेक है? अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे कि मेरा मानना ये है कि देखिए, यूएस में बेसिकली ट्रम्प जी का जो न्यूज आया ना पहले, अभी उनका तो एक नौटंकी चल रहा था कि 130%, 125% लगा देंगे। बाद में हमने देखा कि उतना नहीं किया। आपको लगाना है वही 30%, 10%, 25%, तो आपने इतना कुछ हंगामा क्यों किया? अभी चाइना के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा था और चाइना के साथ आपका दोस्ती हो गया, इतना बढ़िया। अब मोदी जी ने भी इतना नेगोशिएशन करने का ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे लगा कि इंडिया के साथ अमेरिका का जो रिलेशन है वो देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उतना भी खास नहीं है अभी। क्योंकि ट्रम्प एंड यूएस, दे आर ऑल बिजनेसमैन, बिजनेस के बात ही करेंगे। अब देखिए, जो इलॉन मार्क्स का केस हुआ, इलॉन मार्क्स भी दोस्त थे। अभी कहते हैं कि वो जो अच्छा दोस्त होता है वही बाद में जाके आपका एनिमी बन जाता है, तो वही हुआ। तो अभी मुझे लगता है कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है, डिले इसीलिए थोड़ा बहुत हो रहा है। आई डोंट नो द एग्जैक्टली थिंक, मैंने ज्यादा न्यूज भी नहीं पढ़ा इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि इसका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी में कुछ पड़ने वाला है। हाँ,
थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सर ज्यादा मैं कमेंट इस टॉपिक में कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा स्टडी नहीं किया। अभी स्टडी करके मैं एकदम राइट इंटरप्रिटेशन आपको बता पाऊंगा। चलिए सर, कोविड का अपडेट आपको दे देता हूँ। अब भारत में जो एक्टिव मामलों की संख्या है ना, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास पहुंच गई। 10 जून तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक भारत में 6,815 एक्टिव मामले हैं कोविड की, जहाँ तक बात है। बीते 24 घंटे में कोविड के करीब 325 मामले हमारे सामने आए हैं। हालांकि 783 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है सर, जब कल हम बात कर रहे थे बीते 24 घंटे के अपडेट की, तो कोई भी मौत नहीं हुई थी। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में केरल में, दिल्ली में, झारखंड में एक एक मौत हुई। तो कुल मिला के 3 लोगों की मृत्यु केवल इसी कोविड की वजह से होती हुई नजर आई है। और पीटीआई के हवाले से तो खबर ये भी आई है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी एक एक लोगों की जो मौत है वो निकल के सामने आई। महाराष्ट्र में 89 नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। हालांकि केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे देश हैं, तमिलनाडु हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि मामलों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सर, आई थिंक 22 मई की बात है जब ये मामले 250 के आसपास थे। वहाँ से चलते चलते सर 7,000 का आंकड़ा पहुँच गया है। ये कोई घबराने या चिंता करने की बात है? तो सर मार्केट को टेंशन होता है उसी चीज में जो मार्केट को नहीं पता है। कोविड ऑलरेडी हो चुका है, हाँ हो सकता है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन मार्केट इसको लेके मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाता है तब मार्केट को लिए वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मार्केट के लिए ये नॉन इशू है। तो आई डोंट थिंक मार्केट इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट करने वाला है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है डेटा जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, ये सारा कुछ डिस्काउंटेड है मार्केट में ऑलरेडी। ठीक है, अच्छी बात है सर। मैं तो कह रहा हूँ कि ऊपर वाले से दुआ ही है कि दोबारा ऐसा माहौल ना बने जैसा हमने पहले मंजर देखा था। और इनफैक्ट ये भी दुआ है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से दब जाएं, कम हो जाएं और ये चीज़ पूरी तरह से हमारे देश से निकल जाए। किसी को भी कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ऊपर वाले से हम दुआ करके चलते हैं। खैर सर, इस बीच कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते लाइमलाइट में रहेंगे। जब बाजार खुलेगा तो ऑब्वियसली आपके सामने जो स्टॉक्स आएंगे वो हमें आप शेयर करते ही हैं। लेकिन सर, ये एबी कैपिटल है जिसमें आज एक ब्लॉक डील हो सकती है। जो मई इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एडवेंट इंटरनेशनल एक पी फर्म है, उनकी ओर से 1.4% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए आज बेची जा सकती है। इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया है 237 रुपये 80 पैसे का। और ये जो ऑफर साइज़ है, जो डील साइज़ है, वो 856 करोड़ रुपए का है। सर, एबी कैपिटल अगर हम देखें, अगर 237 रुपये 80 पैसे इसका दाम तय किया गया है, तो कल की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो 243 के आसपास की है। तो करीब 5 या 6 रुपये नीचे अगर ब्लॉक डील होती है या कोई डिस्काउंट मिलता है या फिर स्टॉक रिएक्ट करता है नीचे में, आप खरीदारी करने की राय देंगे इस स्टॉक में? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लास्ट वीक का 217 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 217 अगर एक बार आता है, उस केस में अगर उसके नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। बाकी अगर आपको बाय करना है तो 250 के ऊपर अगर एक डेली क्लोजिंग मिलता है उसके ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि स्टॉक आज रिएक्ट कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि अभी ज्यादा इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होने वाला है। लास्ट का भी जो ऑल टाइम हाई था 250 के आसपास था, तो 250 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो इस जी। केस में जो फ्रेश नीला खुला आकाश है उसमें चला जाएगा स्टॉक। तो मेरा मानना है 250 के ऊपर बाय करने का सलाह होगा। फिलहाल अभी 220 से 240 के अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो ये रेंज आप ध्यान में रखिए, इस रेंज में रहे तो तब तक आपको कुछ भी नहीं करके चलना है। सर, एबी कैपिटल के अलावा आईएफएल फाइनेंस, इनके बोर्ड ने इनको 600 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। एनसीडीज के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये रकम जुटाई जाएगी। तो आईएफएल फाइनेंस को लेकर आपका क्या व्यू है? हाल फिलहाल हमने देखा भी है, ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं, खासतौर पर गोल्ड फाइनेंस को लेकर जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनमें काफ़ी अच्छा रुझान हमने बनता हुआ दिखा है। अब ये जो खबर आई है उसके बाद और कितना अपसाइड बचा दिखता है आपको? नो डाउट सर, लास्ट लगातार 2 महीने से चल रहा है। हमने देखा मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, जितने भी फाइनेंस काउंटर है सबसे बहुत बेटर मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे इनका जो ऑलमोस्ट 374 375 से जो पैटर्न घुमा उसके बाद से लगातार रुकनी का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार चल रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे और भी कंटिन्यू अपसाइड होता रहेगा, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी आने वाला है। जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है चार्ट में वो बेसिकली 530 540 के आसपास है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपको यहाँ पे करना है तो फिर एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा। 470 460 के आसपास कभी भी आता है तो उसमें आप बाय ऑन डीप करके जाइए। फिलहाल उस केस में आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 430 का। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है, मैं तो और भी अपसाइड देखता हूँ। इनफैक्ट 530 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आपको ऑल टाइम भी हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं 470 460 470 का वेट करें?
नई खरीदारी के हाँ, लिए? 460 470 का एक बार वेट कीजिए, कभी भी अगर आता है तो उस केस में आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 430 का। यस। ठीक है, परफेक्ट है। सर एक बार हिंदुस्तान जिंक भी देखिए, ये स्टॉक भी ना पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है। पहले ये बातचीत थी कि सिल्वर के प्राइजेस जिस तरह से मूव कर रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पर है, 1,07,000 का लेवल भी पहुंच गया, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, क्योंकि एकमात्र कंपनी है लिस्टेड स्पेस में जो कि सिल्वर के उत्पादन से जुड़ी हुई है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है सर, जहाँ तक का सिल्वर उत्पादन की बात है। आज से उनकी बोर्ड बैठक भी होने वाली है, जिसमें ये डिविडेंड के ऊपर विचार करेंगे। लास्ट डिविडेंड उन्होंने दिया था सर अगस्त 2024 में, 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट इन्होंने किया था। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 91.5% स्टेक ऑलमोस्ट मजबूत हाथों में, क्योंकि वेदांता करीब 63.5% और करीब 28% सरकार के पास है। तो फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, बड़े बड़े डिविडेंड से देते थे, बीच में ऐसा हुआ कि इनका थोड़ा दिक्कत हो गई कैश पोजीशंस को लेकर, जिस वजह से इन्होंने डिविडेंड देने बंद कर दिए, स्टॉक करेक्ट भी हो गया, अब वापस चलने लगा है सर। आज डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट है, बोर्ड बैठक होने वाली है, उससे पहले क्या राय देंगे आप सर? 4 दिन से जो लेके बैठे हैं, मुनाफा वसूली कर लें या और जूस बाकी है इसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ, क्योंकि 1966 का कंपनी है। आप इनका इंडस्ट्री का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 36 है, स्टॉक का पी देखेंगे 21, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। सो मार्केट कैप भी 2,25,000 करोड़ के आसपास है। तो फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 10,000 करोड़ का नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था। और चार्ट में देखेंगे अभी 533 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है 575 580 के आसपास। तो अभी जो रैली है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत अगर डिप भी मिलता है तो बाय ऑन डिप आपको करके जाना है। इस केस में आपको 490 का एक फाइनल फिक्स, अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे ही 575 580 के ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल टेक्निकल ठीक ठाक है, शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो भी सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर टेक्स मैको रेल, इनको मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन से 44 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। 18 महीने में ये सेंट्रल रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, ये कंपनी पूरा करती हुई नजर आएगी। तो प्रेस्टिजियस ऑर्डर है, हालांकि साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ नाम बड़ा है, तो उस लिहाज से क्या आज टेक्स मैको रेल में इसका एक्शन दिखेगा? सर इंटायर रेल ना अभी उतना चला नहीं जितना डिफेंस भागा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस जितना चला है उतना तेजी के साथ रेलवे भी चलेगा। तो टेक्स मेको रेल के साथ अभी 176 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बेसिकली एक मॉर्निंग स्टार्ट पैटर्न बनाने के बाद धीरे धीरे जो बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 210 के आसपास, उससे पहले है ही नहीं। तो डेफिनेटली आप बने रहिए इसमें, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस केस में अगर आप करंट जोन से फ्रेश बाई करते हो, आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 152। तो पहला तो टारगेट 209। और मुझे लगता है कि इस काउंटर पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई देने के लिए भी रेडी हो सकता है नेक्स्ट 5 से 6 महीने में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर बजट से पहले पहले एक बार टॉप बना सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो मैं इसमें पॉजिटिव ही हूँ। बॉटम बना लिया, बेस बना लिया, अभी ऊपर आ रहा है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए ठीक है, बने रहने की सलाह होगी टेक्स मैको रेल की, जहाँ तक बात है। सर मारुति के चार्ट भी देखिए, कल मारुति ना निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल था, और आई थिंक फॉर अ रीज़न, और रीज़न है कि ई विटारा के जो उत्पादन की बातचीत है उसमें इन्होंने 2/3 की कटौती की बातचीत की है सर, कि इन्होंने 2/3 कमी कर दी है। रेयर अर्थ मटेरियल की जो कमी है उसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, एक रिपोर्ट और भी निकल के सामने आ रही है, और वो इस तरह से है कि भारत में ई विटारा के जो कमर्शियल लॉन्च है उसमें देरी हो सकती है। इनफैक्ट इन्होंने कहा था जनवरी में, कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी ये शुरू कर देंगे जापान और यूरोपियन मार्केट्स में, लेकिन अभी तक उसका जो कमर्शियल सेल्स हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका भारत में कमर्शियल सेल्स और एक्सपोर्ट्स की जो शुरुआत है वो कंपनी की ओर से अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो विटारा को लेकर सर, ई विटारा को लेकर स्पेशली जो अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन में कमी की बात हो, चाहे फिर वो कमर्शियल लॉन्च की बात हो, उसमें देरी की बातचीत हो, ये इशारा कर रहे हैं कि मारुति के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। भले ही वो रेयर अर्थ मटेरियल की जो कमी है उसकी वजह से है, लेकिन दिक्कत तो हो रही है। स्टॉक और कितना गिर सकता है सर, कितना करेक्ट हो सकता है? सर मुझे लगता है एक बार 11,700 11,800 एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन है, वहां तक आने का पॉसिबिलिटीज है। और मारुति का सर एक नेचर है, बेसिकली इसका खुद का पर्सनैलिटी ऐसा है कि पहले तो भागेगा 6-8 महीना 1 साल, उसके बाद 2 साल चलेगा नहीं। आप देखेंगे 2014 से पहले स्टॉक चला ही नहीं था, और 14 से मतलब 3 साल में इतना भागा, फिर से 2 साल चला नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि 2024 में जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट
13,600 के आसपास, 700 के आसपास, वहां से अभी भी देखिए टॉप बना नहीं पाया, अभी भी फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि ऐसे जो न्यूज होता है ना, ये न्यूज बेसिकली अच्छा होता है। कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन होने दीजिए। लॉन्ग टाइम में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता इस काउंटर में, लेकिन शॉर्ट टाइम में प्रेशर है। ठीक शॉर्ट है। टाइम का जो प्रेशर है, आपको बाई ऑन डीप करके जाना है। और इन्वेस्टर्स के लिए जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं ऐसे ऑटो काउंटर्स में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हम्म, अगर कभी भी आपको एक बार 11,700 11,800 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस केस में आपको बाई करके जाना है, और उस केस में आपको 11,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी तो जो रेंज बाउंड जो ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है और भी 4 से 5 महीना ऐसे कंसोलिडेशन हो सकता है। हम्म, ठीक है। कहाँ तक गिर सकता है आपने कहा सर? सर मारुति के साथ। 11,700 11,800 एक सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लगता है कि वहां तक आने का पोटेंशियल है। तो जिनके पास अभी है, आप एवरेज कीजिए, 11,700 800 आता है तो। और अभी यहाँ पे करंट लेवल पे बाई करने का नहीं सलाह होगा, यहाँ पे बाई नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं। नीचे में 11,700 के आसपास अगर मिलता है, वहाँ पर ज़रूर आप बाय कर सकते हैं। कल भी अगर आप देखेंगे तो कमज़ोरी के साथ ही यहाँ पर कारोबार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी थी, और आज भी आप देखेंगे जो प्री ओपन में शुरुआत के इंडिकेशंस हैं वो कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं मारुति की, जहाँ तक बात है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिए। कल करीब 1.5% के आसपास की गिरावट लेकर 12,472 के आसपास जाकर सेटल होता हुआ दिखा था। सर इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक को भी आप देखिए। कल यहाँ पे खबर निकल के सामने आई बाजार बंद होने के बाद कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है केन्स सेमिकॉन के नाम से, जिसने जापान की कंपनी है फुजित्सु जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके एसेट खरीदने के लिए एक करार किया है। और इनका यानी कि जापान की जो कंपनी है उसकी ये पावर मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन खरीदेंगे 1.59 अरब येन में। ये जो डील है वो दोनों कंपनियों के बीच में साइन होती हुई दिखी है। तो सर केन्स टेक्नोलॉजीज खबर तो अच्छी नज़र आ रही है। इस स्टॉक के चार्ट क्या बता रहे हैं? सर मुझे एक बार स्पेलिंग बता दीजिए आप। KAYNES। कि ओके, यही वाला है ना 5,500? ओके, जी 83 सर, के आसपास चल रहा है। जी जी सर। देखिए, एक फ्रेश ब्रेकडाउन है चार्ट में बेसिकली। 5,800 से एक ब्रेकडाउन आया है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 5,000 से पहले नहीं है, तो यहाँ पे एक जो सेलिंग प्रेशर है बनता दिख रहा है चार्ट में। और भी मुझे लगता है कि और ये जो सेलिंग प्रेशर है और भी आएगा इसमें। तो ऐसा कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं है। टॉप ऑलरेडी लगा दिया है, बना दिया है ऑलरेडी 6,380 के आसपास, तो टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट मई से चल रहा है नॉन स्टॉप। जो एवरेज मूविंग प्राइस है वीकली, कभी भी ब्रेक नहीं किया था, लेकिन अभी ब्रेक हो चुका है। अभी 6,200 के ऊपर होगा, तो लास्ट 2 साल का 1 साल का ट्रेंड है फिर से उसको पकड़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि एक बार यहाँ पे अवॉइड करने का सलाह होगा। जिनके पास है आप बने रह सकते हो, लेकिन एक बार मेंटली प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना 2 महीने में आपको एक बार यहाँ पे 5,200 5,000 के आसपास मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय नहीं करना है फ्रेश, और जिनके पास है बने रह सकते हो, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 4,850। और आपको एक बार डेफिनेटली मिलेंगे प्राइस 5,200 से लेके 5,000 के आसपास। 5,200 से 5,000 तक के लेवल्स आपको केन्स टेक्नोलॉजीज में मिल जाएंगे। तो अभी मत खरीदे, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए माफ़ कीजिए 5,200 से लेकर 5,000 की जो रेंज है उसके लिए आप इंतजार कर लीजिए। कल सर पीबी फिनटेक भी करीब 1.5% के आसपास गिरकर बंद हुआ था। आज ज़रूर एक पॉजिटिव खबर आई है जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि प्री ओपन में हल्की पॉजिटिविटी के रूप में दिख रहा है पॉलिसी बाजार में। पीबी फिनटेक में खबर ये आई है कि स्टार यूनियन दाइची लाइफ ने पॉलिसी बाजार के साथ एक पार्टनरशिप की है, और पार्टनरशिप की है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स पेंशन फंड लॉन्च करने के लिए। दोनों कंपनियों के बीच में ये साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस की गई है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर पीबी फिनटेक के लिए? देखिए, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसमें कोई नेगेटिविटी ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन रिसेंटली जो भागा है ना, ये थोड़ा दिक्कत वाला सिचुएशन है, क्योंकि एक स्टॉक का नेचर और इंसान का नेचर सेम है। अगर मैं अभी 1 घंटा दौड़ूंगा, उसके बाद तो मुझे रेस्ट लेना ही है। अब मान लीजिए मेरे को ऑफर आ गया कि तुमको यूएस जाना है, अभी यूएस का प्रेसिडेंट तुमको बुला रहा है, तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी थका हुआ हूँ। तो इसके साथ सेम सिचुएशन है सर। ऑलरेडी लास्ट हमने देखा कि एक बॉटम बनाया था 1,350 1,330 के आसपास, तो नॉन स्टॉप भाग के हो गया 1,950 के आसपास। तो थोड़ा अभी थका हुआ है, न्यूज पॉजिटिव है, तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा आप जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश एंट्री आप एक बार देख के कीजिए।
कभी भी अगर आपको एक बार 1820 से लेके 1780 का भाव मिलता है, उस केस में आप बाई ऑन डिप करके जाइए। फिलहाल काउंटर बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 85,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो इसका प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे, और मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, इसने हम्म। भी जब इसका स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वहां से नीचे गिरा और सक्सेसफुली बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लॉन्ग टर्म चार्ट में और मीडियम टर्म चार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दो दिन के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा सा प्रेशर इस स्टॉक में रह सकता है, तो थोड़ा आप वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इस बीच सर एक हमारे दर्शक हैं मस्तान सिंह जी, उनका सवाल ले लेता हूँ। मेरे पास 4-5 मिनट हैं बचे हुए हैं जब तक बाजार खुलता है। प्री ओपन में हम कुछ 30 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ 25,134 के आसपास खुलेंगे, ऐसा इंडिकेशन है। 81 पॉइंट के गेंस के साथ 82,473 पर सेंसेक्स सेटल हुआ, और 11 पॉइंट की मजबूती के साथ 56,640 के आसपास बैंक निफ्टी भी सेटल होता हुआ दिखा है। तो देखते हैं बाजार कहाँ पर खुलता है। पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, ऐसा प्री ओपन में इंडिकेशन मिल रहे हैं। सर एक बार एनएचपीसी को लेकर आपकी राय दीजिए। मस्तान सिंह जी कह रहे हैं कि एनएचपीसी पर आपका व्यू दीजिए। देखिए, मल्टीपल टाइम्स 92 93 के आसपास गया था, वहां से हम देखेंगे ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स टॉप बना के नीचे आ गया, तो अभी 89 के आसपास है। 93 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, उस केस में आपको 98 और 100 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर कोई भी बाय करना चाहते हो आप, तो बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। बाय का लेवल रहेगा 83 84 के आसपास, और इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 78 का। तो सर बहुत टाइम से आप देखेंगे चार्ट में, वीकली चार्ट में 92 जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। ऐसे ही एक दिन पहले फिर से गया था 92.50 92, सस्टेन हो नहीं पाया, फिर से 90 के नीचे फिसल गया। तो मेरा मानना ये है कि एक बार 93 इसके ऊपर फाइनली क्रॉस करने दीजिए, 98 100 का टारगेट, और 100 के ऊपर जैसे ही आपको आएगा तो ऑल टाइम हाई जो 115 120 के आसपास है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहने का सलाह होगा, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। ठीक है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छे हैं, तो इनको आप 93 का लेवल पार हो जाए तो ज़रूर खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 98-100 तक के लेवल्स आ सकते हैं। सर एक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसको देखिए, $100 मिलियन की एक जो सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी है मल्टी करेंसी, उसके लिए इनको अप्रूवल मिला है। और इन्होंने इनफैक्ट आरबीआई की जो ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए ईसीबी रूट जो होता है आरबीआई का, उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो मल्टी करेंसी लोन इनको मिलता हुआ दिखेगा $100 मिलियन का। ये इनके लिए काफ़ी अच्छी राहत की बात है। सर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण सर, वैसे भी हम एनबीएफसीज़ की बात कर ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल भी चुकी हैं, और आज भी मजबूत खुलने की यहाँ पे कोशिश हो रही है स्टॉक की ओर से। क्या राय देंगे सर, एनबीएफसीज में अगर किसी को रहना ही है तो ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, या कोई और बेटर चॉइस होगी आपके पास? सर ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने आई थिंक एक हफ्ता पहले ही इसको अलग अलग चैनल में मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था। तो अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका एक पैटर्न है, बेसिकली चलता है, उसके बाद बार बार कंसोलिडेशन होता है, फिर से चलता है। तो अभी मुझे लगा कि ये जो न्यूज़ है पॉजिटिव है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट 2 साल में इतना वॉल्यूम नहीं हुआ। अभी इस साल में आज से 3 महीना 2 महीने से जितना वॉल्यूम हो रहा है, सो वीकली बेसिस पे लास्ट 2 महीने में इतना वॉल्यूम हो रहा है कि एंटायर स्टॉक के हिस्ट्री में ऐसा वॉल्यूम नहीं है। तो जब कोई स्टॉक बेस बनाता है, उसका एक नेचर रहता है, बेस बनाने का टाइम अगर इतना बाइंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जो सॉलिड जो बाइंग होता है बॉटम से, वो अच्छा होता है। तो मेरा मानना है कि अभी 1230 1235 के आसपास हो रहा है। अब बने रहिए, बहुत जल्दी स्टॉक में आपको एक बार 1450 से लेके 1500 का भाव मिल सकता है। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू रखना पड़ेगा। अभी इमीडिएट लेवल का टारगेट है 1285। अगर एक बार 1285 इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर से आपको ऑल टाइम जो हाई है वो आते हुए दिखेंगे। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1110 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे, और फ्रेश मैं यहाँ से और 400-500 पॉइंट के लिए बाय करना पसंद करूंगा। पॉजिटिव काउंटर है सर पूरा। सर कल बाजार बंद होने के बाद कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किए हो जो बाजार खुलने से पहले आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? सर एक कंपनी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के पीक में मैं देना चाहूंगा। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का एक व्यू पे आपको लेना है। सनकरा, SHANKARA, पर्टिकुलर एक काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मैं लास्ट एक दो दिन से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। जो हमारे अलग अलग चैनल है और हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने दिया है, लेकिन उनको वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, तो प्रॉफिट बुक करवा दिया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे रिसेंटली क्या है, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बेस बनाया, ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है इसका।
तो अब अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 1027 के आसपास चल रहे, फ्रेश ब्रेकआउट है। 1500 से पहले, 1400 से पहले रुकने वाला नहीं है स्टॉक। आप नेक्स्ट 12 मंथ से लेके 15 मंथ का व्यू रखिए, आपको मिनिमम 1450 से 1500 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वो 910 का रहेगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 77 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। ईपीएस भी देखेंगे ऑलमोस्ट 31 के आसपास है। तो इंडस्ट्री का पी देखेंगे 50 है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बेसिकली 32 के आसपास है। सो कंपेयर टू, अगर मैं फंडामेंटली देखता हूँ, फंडामेंटल रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आया था। और इनका बेसिकली 90 रिटेलर स्टोर है अक्रॉस द इंडिया, तो अलग अलग साउथ में काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो बिजनेस है ठीक ठाक है और फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इसमें आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, बाइंग करना चाहिए। 1450 से 1500 का टारगेट है। शंकरा बिल्डिंग की बात चल रही है, SHANKARA के नाम से आपको मिलेगा शंकरा बिल्डिंग। 910 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। 12 से 15 महीने का अगर आप व्यू लेके चलते हैं तो 1450 पहला टारगेट, उसके बाद 1500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच चलिए, बाजार के खुलने का समय हो चुका है, जरा आपको एक अपडेट दे देते हैं। हाँ, ये स्टॉक आपके सामने आ गया, देखिए आज भी ½ % की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खैर, बाजार 30 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 25,134 का लेवल दिखा रहा है, 81 पॉइंट ऊपर 82,473 का लेवल सेंसेक्स पे था। और अभी जो देखिए शुरुआत होते ही बाजार में आ गई प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी लाल निशान में फिसल गया और 20 पॉइंट की महज जो बढ़त है वो सेंसेक्स में आपको बची हुई दिखेगी और 110 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी बैंक भी नजर आएगा। इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स देख लेते हैं कि क्यों, कहे किस वजह से या फिर कौन से स्टॉक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो दोनों इंडाइसिस पर बनता हुआ दिख रहा है। पहले अगर आप केवल बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो कल हमने देखा था कि ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे जो दिग्गज हैं उन पर हमने काफ़ी प्रेशर बनता हुआ दिखा था। तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि जो निफ्टी के टॉप लूजर्स थे, इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था, उन्हीं की वजह से कल बाजार गिरता हुआ दिखा था। और उस पर तीसरा नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स है जिस वजह से हमने बाजार में प्रेशर देखा था। और आप देखिए आज खुलते ही बाजार में हायर लेवल्स पर पॉजिटिव खुलने के बाद प्रेशर जो है, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो साफ तौर पे हावी होती हुई नजर आई। हमारे सामने एक पॉजिटिव ये है कि US चाइना के बीच में जो ट्रेड वार्ता हुई लंदन में दूसरे दिन की बातचीत थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच में सहमति बनती हुई दिखी है प्रीलिमिनरी डील को लेकर, शुरुआती डील को लेकर। लेकिन उस डील का ज़्यादा असर हमारे मार्केट्स पर यहाँ नहीं देखने को मिला। शायद जैसे हमें प्रदीप सर भी कह रहे थे कि कुछ पैसा FIs की ओर से हो सकता है कि चाइना की ओर डाइवर्ट होता हुआ दिखे। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको एशियन मार्केट्स की तरफ लेके चलूँ तो निक्केई तो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि ½ % की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अगर आप हांगकांग और चाइना की बात करें, शंघाई की तरफ चलें तो हांगकांग में जो 0.25% की मजबूती थी वो बढ़कर 1% हो गई। और चाइना में यानी कि शंघाई में भी देखें तो ½ % के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पैसा है जो कि 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में FIs लगातार पॉजिटिव खरीदारी की रुझान दिखा रहे हैं, वो शायद चाइना की तरफ डाइवर्ट होता हुआ अब नज़र आ सकता है। तो हमारे मार्केट्स में तो कल भी मुनाफा वसूली थी, आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर इंडियन मार्केट्स में हायर लेवल से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से कुछ बाइंग इंटरेस्ट है निफ्टी में। 25,100 का जो लेवल है उसे बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। जो तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में रशाकशी या फिर जो एक कश्मकश है वो चल रही है। लेकिन इस बीच देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज ज़्यादा लाइमलाइट में। देखिए कल एक स्टॉक था रतन इंडिया इंफ्रा, कल ये काफ़ी पॉजिटिव था, आज भी यहाँ पे पॉजिटिव शुरुआत हुई। रिलायंस पावर 10 साल की नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा, आज भी देखिए 5% की गेन है। 75 का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। AB कैपिटल यहाँ पे आज ब्लॉक डील होने वाली थी, स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 2.25% के आसपास का पॉजिटिव रुझान फिलहाल स्क्रीन पर बनता हुआ दिखा है। तो आई थिंक नीचे में अगर ब्लॉक डील हुई भी है तो नीचे में जो डिप्स हैं वो बाजार ने यूटिलाइज किए हैं खरीदारी करने के लिए। तो AB कैपिटल या आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की मजबूती बनती हुई दिखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल यहाँ पे खबर ऐसी आ रही थी कि डियागियो की ओर से RCB में कुछ स्टेक सेल हो सकती है, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास ही स्टेक पड़ा है। तो उसका खंडन कल आया, उसका इंपैक्ट आप देखिए अब आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक पे दिखेगा। एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक लेकर आइए, ये जो खंडन आया है उसके बाद आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में आप देखिए 6.25% की गिरावट फिलहाल दिख रही है। 1517 के आसपास का जो लेवल है वो फिलहाल आपको नज़र आएगा। बाकी स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है उसमें मैंने रतन इंडिया इंफ्रा तो आपको बताया। आज जिलेट में देखिए 4% का अप मूव है। रिलायंस पावर में तेजी है। ऑयल इंडिया 3.5% ऊपर है। 361 वैम यहाँ पे 3% का अप मूव है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जैसे मैंने आपको कहा, इनको $100 मिलियन का एक जो लोन फैसिलिटी मिली है
तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में आप देखेंगे 4% की मजबूती फिलहाल आज के सेशन में दिख रही है। ऑयल इंडिया तो आप देख ही रहे हैं 3-3.5% के आसपास के गेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर आप बात करेंगे तो आज आपको टाटा कम्युनिकेशन 1.5% की कमजोरी यहाँ नजर आएगी। इसके साथ साथ रेडिको खेतान ये भी 1.5% नीचे है। आईओबी 1% की कमजोरी है। 1% की कमजोरी टाटा एलेक्साइज जेन टेक्नोलॉजीज में दिखेगी और कैप्री ग्लोबल में भी आप देखिए करीब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ ही आज के सेशन में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने कहा कि कहाँ से प्रेशर आ रहा है बैंक निफ्टी पर, तो एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे 1960 का लेवल है, करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी यहाँ पे है। हालांकि निफ्टी की जहाँ तक बात है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 1450 के आसपास का लेवल है, 0.25% की मजबूती के साथ आज यहाँ पर जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। अदानी पावर कल 6.25% के गेन थे, आज भी आप देखेंगे तो करीब 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। और बीएससी का स्टॉक देखिए 3000 का जो लेवल है उसके ऊपर कारोबार हो रहा है और इस 3000 का लेवल आप देखेंगे तो एडजस्टेड बेसिस पर देखिए प्री बोनस अगर आप देखेंगे तो 9000 का लेवल है जो कि बीएससी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो सर बीएससी पे ही सबसे पहले आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, 3000 के ऊपर और कितना अपसाइड दिखता है आपको बीएससी के शेयर में? आ, सर बीएससी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। मैं तो बीएससी में शुरू से ही बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरा मानना ये है कि कुछ भी कीजिए एटलीस्ट बीएससी को शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब तक एनएससी का लिस्टिंग नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ प्रेशर होगा। और इनको एडवांटेज यहाँ पे ही मिल रहा है कि इनका कंपटीशन में अभी मार्केट में कोई है नहीं। तो एक बार बने रहिए, मुझे लगता है कि एक बार आपको 3150 से लेके 3200 का लेवल भी आ सकता है, लेकिन बहुत भाग चुका है। तो अगर आपको एक यहाँ पे होल्ड भी करना है तो रिस्क हो सकता है, इसीलिए एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से व्यू है तो फिर 2910। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है एक बार 2950 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर एक ना सुपर चैट के जरिए हमारे पास एक सवाल पहुंचा है, हमारे दर्शक हैं अरुण कुमार जी। आप भी कहेंगे सर मैं जब भी आता हूं तो बंधन बैंक का सवाल ज़रूर आता है। आई डोंट नो अब ये इत्तेफाक है या क्या है, क्योंकि आप भी कोलकाता से हैं और इस बैंक का ओरिजिन भी कोलकाता का ही है। आप तो मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, आप कह भी रहे थे। अब अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, 3-4 स्माइलीज इन्होंने भेजी हैं साथ में और कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट अबाउट बंधन बैंक, बॉट 100 शेयर्स एट 183, 183 पे लिया है सर। उन्हीं लेवल्स के आसपास, ये 180 के आसपास है, आज आधा % नीचे है। क्या सलाह देंगे सर, इनके लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है? देखिए मेरा यहाँ पे दो चीज मानना है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो मुझे लगता है आपको जो आपका बाइंग प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा, 200 के ऊपर भी जाने वाला है स्टॉक। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी तक स्टॉक ने उतना परफॉर्मेंस दिया नहीं है। अभी तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, इतना अच्छा अच्छा पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स ने रिटर्न दिया है, बंधन बैंक ने कभी रिटर्न ही नहीं दिया है। सो मैं तो देखिए मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, मैं सीधा डेटा के साथ बात करूंगा तो डेटा मुझे ही बोल रहा है कि अभी तक तो कुछ रिटर्न नहीं है। हाँ, एक 130 150 आ रहा था तो उसके वहां पे अगर आप बाई करते थे तो एक अच्छा वैल्यूएशन था। 178 185 ये अच्छा वैल्यूएशन है। आपको एक बार अगर और मार्केट ऊपर जाता है इस केस में आपको 220 230 का भी भाव मिलेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है कि यहाँ से मल्टी वगैरह होने वाला है और सुपर यहाँ पे अब डिकेट टू डिकेट होल्ड करना है, क्योंकि 10 साल पहले का भी जो प्राइस है आज वहां से बहुत कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि आप एक बार जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले 20-25 रुपया आप निकल जाइए, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। ठीक है। राजकुमार जी कह रहे हैं सर कि यूपीएल में क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के अगर व्यू है तो? देखिए 639 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 625 अगर ब्रेक हुआ तो फिर से जाके स्टॉक गिर के एक बार 605 से लेके 600 का भाव आ सकता है। तो बने रहिए इसमें, स्ट्रक्चर हुई अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 625 स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी टारगेट अभी मेरे को चार्ट में दिख रहा है सर 650, और अगर 650 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको एक बार 670 से 680 का भाव आ सकता है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर में कुछ भी ज्यादा पॉजिटिव कुछ है नहीं, तो बने रहने का सलाह होगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। सर इस बीच एक सवाल ना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है ईज माई ट्रिप को लेकर। एम के गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे मेरे पास 21 रुपये का बाय किया हुआ है और स्टॉक देखिए सर 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ना जितने भी स्टॉक हैं, छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स हैं, ईज माई ट्रिप हुआ, वोडाफोन हुआ, येस बैंक हुआ, ऐसे बहुत सारे नाम है, इसमें पीसीजे भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को लेकर ना दर्शकों के सवाल बहुत आते हैं और इनमें पोजीशन बनाना इनको शौक बहुत है कि छोटा टिकट साइज़ है, जल्दी से 1100 रुपये लगेंगे, 100 शेयर आ जाएंगे। इस चक्कर में हम देखते हैं कि बहुत सारे दर्शक इन छोटे पेनी स्टॉक्स काइंड ऑफ जो स्टॉक होते हैं इनमें फंस जाते हैं।
अब ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया उम्दा एग्जांपल है। 21 पे लिया है सर और 11 रुपये पे आ गया, अभी भी ये रुके हुए हैं। तो ऑलमोस्ट इनका 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया, उसके बावजूद भी ये बने हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं। क्या राय देंगे सर ऐसे दर्शकों को जो छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स में एंटर तो करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उसमें? देखिए संदीप जी, मेरा मानना यहाँ पे यही है कि आप अगर क्या हो, आप मार्केट में क्या चाहते हो, आप मार्केट में ये चाहते हो कि नहीं मैं पैसा बनाऊंगा और शांति से पैसा बनाऊंगा, तो फंडामेंटल अच्छा है। और जहाँ पे प्राइस डज नॉट मैटर, बहुत सारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में कि अगर 500 का प्राइस हो गया, 1500 का प्राइस हो गया, अरे तो ये तो बहुत प्राइस है, नहीं मैं 11 में बाय करूंगा, 15 में बाय करूंगा, 100 के नीचे जो शेयर है वो बाय करूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसे देखिए पीसी ज्वेलर, यस बैंक, वोडाफोन और इजी माई ट्रिप, ऐसे काउंटर्स में आप फंसे रहेंगे। तो मेरा मानना ये कि ये सब जो मिसकॉन्सेप्शन है आपके दिमाग में, ये थोड़ा आप हटा लीजिए। कोई अच्छा एडुकेशन ले लीजिए, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का ज्ञान ले लीजिए, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। और ऐसे स्टॉक में आपका लाख काम करता है। तो मार्केट में अगर आप आए हो, हाँ मैं तो एग्री करता हूँ कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए लाख का वो एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन 1 to 2% मैक्सिमम आपका हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सो आप स्टॉक मार्केट में आए हो, इतना अच्छा है, पैसा बनाने का जगह है, बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं। अभी बुल मार्केट का भी एक अच्छा फेज स्टार्ट होने वाला है, ऑल टाइम हाई के सब आसपास है। अब नेक्स्ट 2-3 साल इतना बूम होने वाला है मार्केट में कि जिन्होंने भी पैसा लगाया लास्ट 6 महीना 5 महीना पहले, कि अभी भी सोच रहे हैं बहुत पैसा बनने वाला है। लेकिन ऐसे स्टॉक में पैसा लगा के फंस के रहना और सालों साल रहना, सपना देखना कब हो जाएगा, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो देखने का बात है सर। लेकिन मैं इसमें बिलीवर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड हो रहा है सर मार्केट में, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ, बिकॉज ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, मैं उसके साथ ही प्रेफर करता हूँ ऑलवेज। इससे निकल जाएं? हाँ ऑब्वियसली एग्जिट करने का सलाह होगा सर। एक बार आप इतना टाइम आप होल्ड किए हो, तो एक बार आप 9 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 9 रुपीज हिट होता है तो क्लियर कट एग्जिट कर दीजिए आप इससे। चलिए ठीक है। इस बीच एक बार मारुति का स्टॉक दिखाइए। मारुति में कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। कल जरूर हमने 1.5% के आसपास की गिरावट देखी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की ही सही लेकिन मामूली बढ़त के साथ जो कारोबार है वो मारुति के शेयर में हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक आज बोर्ड बैठक होने वाली, उससे पहले अगर आप देखेंगे स्टॉक खुला था 540 के आसपास का हाई लगाया, अभी 536 के आसपास, आधा % के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन सर मेरी नज़र दो स्टॉक्स के ऊपर है, एक पॉजिटिव साइड पे है और एक है नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे है ऑयल इंडिया, ये जो बढ़त है 4.5-5% की होगी। और जो गिरने वाली साइड में है वो मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, 5% से ज़्यादा कमज़ोर है। इन दोनों में से सर कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें कमज़ोरी बढ़ सकती है या फिर खरीदारी बढ़ सकती है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, या फिर दोनों पे आप राय दे सकें? देखिए ऑयल इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है। आज 455 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लास्ट 5 मिनट का भी कैंडल मैं अगर देखता हूँ तो पॉजिटिव ही है। सो मेरा मानना है कि आप बने रहिए इस काउंटर में विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 443 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। और मुझे लगता है एक बार आपको बहुत जल्दी 465 और 475 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। बाकी यूनाइटेड स्पिरिट में देखिए 5% अभी नीचे है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। और अगर मैं वीकली चार्ट भी देखता हूँ, स्ट्रक्चर खराब है। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, शॉर्ट भी नहीं करना है। शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि इसका जो सेंटीमेंट है खराब होगा ज्यादा 1515 के नीचे। बाकी अभी कुछ नहीं करना है, नो बाइंग जोन, आप एक बार बने रहिए इसमें। कोई बाय सेल नहीं है, मतलब शॉर्ट भी नहीं करना है और बाय भी नहीं करना है यहाँ पे? यस यस, कुछ नहीं करना सर। एक कॉल मैंने ना कल 1 बजे के शो में दिया था, टीटी प्लीज़। के हेल्थ केयर, हाँ हाँ, सुमित जी के शो में। वहाँ पे मेरा ठीक है। पहला जो टारगेट था इसमें 1385 का था। और मेरा जो बाइंग प्राइस था, ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस मैंने दिया था 1317 के आसपास। तो अगर आज आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। मैं पहले से ही थोड़ा एडवांस नोटिस देख के रखो। कल दोपहर को ही मैंने 1 बजे कॉल दिया था और अभी चल भी रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि आज दोपहर तक ये टारगेट भी आ जाएंगे। तो अगर आ जाता है 1385 तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। तो 1385 का पहला टारगेट था सर? हाँ सर, थोड़ा लंबा टारगेट था क्योंकि मुझे वो कन्विक्शंस था कि आ ही जाएंगे। अच्छा टेक्निकल बन रहा है डेली और वीकली चार्ट में। तो एक ही टारगेट दिया था आपने? हाँ एक ही टारगेट था सर। ठीक है, तो अभी भी उसमें आप कह रहे हैं कि बने रहें, तो स्टॉप लॉस जो आपने कल दिया था क्या उसको थोड़ा बहुत ट्विक करेंगे, रिवाइज करेंगे? 1360 था कल का स्टॉप लॉस, लेकिन आप अभी इसको ट्रेल करके लीजिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसमें। आपके अभी आपका स्टॉप लॉस होगा 1310 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। 1310 कल 1260 का दिया था आपने? यस। ठीक है, तो मतलब फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी, जिनके पास है वो बने रहे, जिन्होंने कल पोजीशन बनाई है। फ्रेश अभी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। थोड़ा आप जिनके पास है बने रहिए।
तो आप कह रहे हैं कि होल्ड कीजिए अगर आपने कल पोजीशन बनाई है। तो जैसे आपको ऑयल इंडिया में बोला गया, ऐसे टीटीके हेल्थ के कल अगर आपने 1 बजे वाले शो में देखकर लिया है इसको 1385 के टारगेट के साथ इंटैक्ट बने रहिए आप। स्टॉप लॉस अपना आप रिवाइज कर लीजिए। कल आपको 1260 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया था, अब आप इसको ऊपर रिवाइज कर लीजिए 50 रुपये, 1310 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लेकर आ जाइए। टीटीके हेल्थ केयर में अभी भी कन्विक्शन है कि 1385 कल का जो टारगेट दिया था वो इंटैक्ट है, वो आता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो कि सर आज काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उन पर मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। इसमें सर रिलायंस पावर पे एक आपकी राय दे दीजिए। 10 साल का हाई कल स्टॉक ने छुआ सर, लगातार मोमेंटम में है ये स्टॉक, आज भी करीब 4% के आसपास की मजबूती है। रिलायंस पावर में और कितनी तेज़ी बाकी है? सर देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैंने 52 53 से मैंने बाइंग कॉल दिया और अभी 73 हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट एक महीने से बहुत चल चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, क्योंकि 40-50% तो लास्ट एक महीने में ही चल चुका है। तो अभी 75 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। देखिए आज का भी हाई है 74, ऑलमोस्ट डेली डे हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा यहाँ पे। अगर आप बने रह सकते हो तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 68। ठीक है, तो वैसे जिन्होंने नीचे लिया है वो मुनाफा वसूली कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ और अपसाइड के लिए आप बने रह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, तो 68 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लीजिए। बेहतर तो यही होगा कि अगर आपने नीचे में लिया है तो थोड़ी मुनाफा वसूली आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। कुछ और एक्टिव स्टॉक्स की बात करें सर, उसमें एक रतन इंडिया इंफ्रा, सर इसमें भी आप अपनी राय दे ही दीजिए। 10% की मजबूती हो चुकी है स्टॉक में अब। सर एक काउंटर पे ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता प्लीज़ देता प्लीज़ हूँ। सर प्लीज़। कंपनी का नाम है SW सोलर। देखिए इसमें ओके। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे लास्ट 3 से 4 महीने से बहुत नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बेस बनाने के बाद बहुत टाइम बाद 315 310 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो अभी 318-19 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको फ्रेश बाय करना चाहिए करंट लेवल से, और आपका जो टारगेट होगा बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 325 और सेकंड टारगेट 335 आएंगे। एक हफ्ता का मैं टारगेट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ्ता। और अगर आप नेक्स्ट 3 से 4 महीना देते हो तो इस केस में मुझे लगता है एक बार आपको 385 से लेके 400 का प्राइस मिल सकता है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 296 मेरा रहेगा स्टॉप लॉस एज ए नेक्स्ट 4 से 5 महीने के व्यू से, और उसके टारगेट रहेगा 385। और अगर आप आज और कल और एक हफ्ते के लिए बाय करते हो तो 325 और 335 का टारगेट, उसके इसमें स्टॉप लॉस होगा 305। ठीक है, स्टॉप लॉस 296 रहेगा सर, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। यस सर एकदम। ठीक है, तो 296 रुपये का SW16 यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। खरीदारी कीजिए आप। 318 के आसपास आपको बताएगा, 325 335 ये आपके शॉर्ट टर्म के आजकल के ही जो टारगेट हैं वो आ सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 7 से 10 दिन में। अगर आप 3 से 4 महीना इसको होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक आपको 385 और 400 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 80 रुपये का अपसाइड है। अगर आप 320 रुपये से 400 रुपये का भी अगर लेवल देखते हैं तो उस लिहाज से 25% आपको अगले 3 से 4 महीने में स्टॉक में जो कमाई है वो होती हुई नजर आ सकती है। सर कोई डिप सर मिलता है? एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना मैं भूल गया, इसके साथ ऐड करके देता हूँ। इस स्टॉक को हमने हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनके साथ भी शेयर किया था 2 हफ्ता पहले, तो ये एक डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट था, देना था मुझे। अच्छा, तो ये सर अगर कोई डिप मिलता है डिप में भी ले सकते हैं? हाँ डीप में ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट है। लगातार 2 हफ्ते से 320 का प्राइस आया नहीं था, तो उसके ऊपर अभी आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी आग लगने वाला है। ठीक है, आग लगने वाला है इसमें। ठीक है, आग लगेगी, फायर हो गई तो फिर आपका मुनाफा भी होगा। तो मुनाफा कैसे कमाना है आपको? इसमें खरीदारी करके, और स्टॉप लॉस रखना है उसको थोड़ा कूल ऑफ करने के लिए उस आग को, वो है 296 का। इसके नीचे चले जाए तो फिर आपको अपनी पोजीशन के से निकलने की भी जो राय है या फिर जो विचार है वो बनानी चाहिए। 7 से 10 दिन में 325 335, 3 से 4 महीना होल्ड करें 385 400 रुपये तक के टारगेट भी इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। इस बीच आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़रूर आप देखेंगे लैक लस्टर है, अभी भी 110 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है जो कि फेवरेबल है, जहां पे आज सपोर्ट आता हुआ देखा। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक ले आइए। लास्ट हमने जब देखा था तो 0.25% का अपमूव था, फिलहाल आप देखिए तो 0.2% का अपमूव हो चुका है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आई थिंक हमारे एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे, आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है। सर कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक पर अपना शॉर्ट टर्म और 6 मंथ का व्यू दे दीजिए, टारगेट क्या होंगे इनके? तो सर रिलायंस तो आज चल भी रहा है। सर रिलायंस अभी जो 1450 के ऊपर सस्टेन हो रहा है बहुत टाइम बाद, एक अभी मुझे लगता है कि 1465 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो गया है, और
अगर रिलायंस ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बने रहने का सलाह होगा, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1485 और 1500 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और एक बार अगर 1500 के ऊपर सस्टेन किया तो इसके अंदर और भी ज्यादा फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगा, तो बने रहने का सलाह होगा। कोटक बैंक सर थोड़ा स्लो चलेगा अभी, और कोटक बैंक सर मुझे लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन जोन में ही है अभी, लेकिन इसमें भी टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन है नहीं। तो बहुत जल्दी आपको यहाँ से भी और 5 to 10% नेक्स्ट, अगर मैं 6 महीने का बात करता हूँ तो कोटक बैंक पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और कोटक बैंक दोनों में ही मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कोटक दोनों में ही पॉजिटिव नजरिया है। काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं 1450 का लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार किया, तो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट आप मान के चलिए। निफ्टी में अगर रिकॉर्ड हाई लगने हैं तो जाहिर सी बात है जिसका सबसे बड़ा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका चलना बहुत अहम है। और अब ये हाथी आप मानिए कि चलने लगा है, दौड़ने लगा है इनफैक्ट। और यहाँ पर भी आप देखिए 1450 के ऊपर आज ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, और यहीं से आप देखिए बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 25 पॉइंट वाले जो गेंस थे अब हो गए हैं 35 पॉइंट के, 25,140 का लेवल आप देखिए निफ्टी पर फिलहाल आपको नजर आएगा। तो रिलायंस चूंकि बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है तो इसलिए बैंक निफ्टी आपको नीचे नजर आता है, लेकिन हाँ HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक चलते हैं तो बैंक निफ्टी तो चलता है, उसका सपोर्ट हम निफ्टी में भी आता हुआ देख रहे हैं। तो आज निफ्टी को खींचने का कामकाज कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि 2% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 1450 का लेवल इसमें पार होता हुआ दिखा है। तो मूड माहौल बाजार का थोड़ा सा बुलिश साउंड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय है, मूड माहौल अच्छा है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉट स्टॉक्स। बाजार में सर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैकलस्टर मूव हो रहे हैं। खुलते ही बाजार में थोड़ा प्रेशर भी बना था। 4 दिन से लगातार जो तेजी हो रही थी वो थमती हुई दिखी बाजार में। कल प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, 25,200 के आसपास बाजार अटका भी, जहां से फिर से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखना ही होगा कि ये लेवल पार होता नहीं होता। रिलायंस काफ़ी हद तक मदद कर भी रहा है, अब 45 पॉइंट के आसपास के गेंस हो गए हैं। लेकिन निफ्टी का जो मौजूदा पी है सर, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो 22.6 टाइम्स पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 2 साल का एवरेज आप देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही जो वैल्यूएशन है वो नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल का औसत अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे निफ्टी का 22 टाइम्स पर फिलहाल आपको नजर आएगा। तो हल्का उससे ऊपर 2 साल का जो औसत एवरेज है हमारे पास वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी का, उसके ऊपर हम फिलहाल कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने यही सवाल उठाया था सर, आज फिर से उठा रहे हैं। पार्ट 2 समझ लीजिए आप कि क्या बाजार में अब जो सेक्टर लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो एक सेक्टर का लीडर हैं, जैसे रिफाइनिंग में RIL है, बैंकों में PSU बैंकों में SBI है, टेलीकॉम की जहाँ तक बात है तो उसमें भारती एयरटेल है, लिस्टेड स्पेस में हालांकि वैसे रिलायंस जियो है क्योंकि वो रिलायंस का ही पार्ट है, तो प्योर टेलीकॉम प्ले के लिहाज से भारती एयरटेल हुआ। क्या इन स्टॉक्स में छुपने का समय आ गया है? क्या दिग्गजों में ही रहना चाहिए? छोटे मझोले के बजाय दिग्गजों में ज़्यादा पैसा बनेगा सर? मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप एंड जो दिग्गजों दोनों के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भारतीय टेलीकॉम में अगर देखेंगे कि नो डाउट एयरटेल वन ऑफ माय भारती एयरटेल वन ऑफ माय फेवरेट पिक, ITC मुझे लगता है कि बहुत इनका जो बिजनेस है डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट अभी देखिए फ्रेश ब्रेकआउट देके अभी ऊपर आ गया है, और भी मुझे लगता है कि और हायर प्राइस देखने को बाकी है। सर एक कॉन्सेप्ट जो है ना पी का, बहुत मार्केट में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत बार क्या होता है ना, ये पी के चक्कर में हम वो स्टॉक बेच के चले आते हैं और बाद में देखते हैं कि बहुत स्टॉक ऊपर आ गया, तो अफसोस होता है। तो मुझे लगता है कि आप टेलीकॉम में एविएशन में देखेंगे, नो डाउट इंडिगो इज ए लीडर, तो इन लोगों के साथ तो मुझे रहना ही है। बाकी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। अभी देखिए बुल मार्केट का एक न्यू फेज है, न्यू फेज में अभी स्टार्टिंग हुआ है। सो मेरा मानना ये है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता है। अब मेरा सा सिंपल सा मानना ये है कि जब तक स्टॉक डेली वीकली एंड मंथली नेगेटिव नहीं हो रहा है और 200 जो DMA है उसके मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, तब तक आपको ऐसा कुछ भी खराब नहीं होना सोचना चाहिए कि बाजार में ऐसा कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है। अभी तो देखिए मार्केट ठीक ठाक है, और यही सारे स्टॉक है। PSU में भी आप देखेंगे SBI, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, NTPC पावर में, मैजगांव डॉक डिफेंस में सारे लीडर्स है। तो आप मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट काउंटर है, और इसमें अभी भी आपको बने रहने का सलाह होगा, एग्जिट आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो बने रहने की सलाह होगी जहाँ तक दिग्गजों की बात है। लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल कैप्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। लेकिन बाजार में तो थकावट के इंडिकेशन है सर, इसीलिए मैं आपसे ये जो सेक्टर लीडर्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब एयरटेल से अगर मैं शुरुआत करूँ सर, तो आप चाहें तो एयरटेल में साथ साथ जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ़ नॉट एयरटेल, क्या भारती हेक्साकॉम
या कोई TTML या कोई और स्टॉक जो कि आपको अच्छा लगता हो, टाटा कम्युनिकेशन जैसा, जहाँ पे आप समझते हैं कि अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में रहना ही है तो यहाँ पे पैसा बन सकता है? देखिए टेलीकॉम में मुझे भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट दोनों ही हमारा ऑलरेडी बाइंग रिकमेंडेशन है। और भारतीय हेक्साकॉम का तो मैंने मनी 9 पे ही कॉल दिया था, अभी भी चल रहा है और आईपीओ हाई क्यू पर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा मानना है कि सर अब बने रहिए इसमें। और भारतीय हेक्साकॉम मेरा फेवरेट काउंटर है, 1790 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2150 से लेके 2200 का जोन मिल सकता है। इस बीच सर मैंने जो कॉल दिया था आपको एसडब्ल्यू सोलर, इसका पहला टारगेट आ चुका है और सेकंड टारगेट भी बहुत जल्दी आने वाला है 330। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा 330 329 अगर कभी भी आता है तो। ठीक है, SW सोलर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया भी था, और SW सोलर में पहला टारगेट जो मैंने नोट किया था वो 325 का था। एक बार उसका चार्ट ले आइए सामने। 325 पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट 335 रुपये का था। 7 से 10 दिन की बात आपको की गई थी, आई थिंक 7 से 10 मिनट ही लगे हैं मैक्सिमम जब ये टारगेट आपके अचीव होते हुए दिखे हैं। तो SW सोलर एक बार चार्ट ले आइए, पुष्टि भी हो जाएगी कि जो सर बात कर रहे हैं वो लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। देखिए 325 आपको पहला टारगेट दिया गया था, 327 का लेवल है फिलहाल स्क्रीन पर, 6.5% का आप मूव है। 318 319 के आसपास था जब हम स्टॉक की बातचीत करनी हमने शुरू की थी। तो 7 रुपये का मूव 7 मिनटों में, 1 मिनट 1 रुपया। देखिए सर आप मान के चलिए कि जो सक्सेस रेशो है कितना हाई है वो। 318 पे हमने बातचीत करनी शुरू की थी और 327 आ गया, और 330-32 के आसपास आप मान के चलिएगा कि दूसरा जो टारगेट है उसको भी आप चाहें तो हिट करके इससे अपना मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। अगर आप इंटरडे में ही पैसा बनाना चाहते हैं, 7 से 10 दिन रुकेंगे तो आपको और भी हाई लेवल्स मिल जाएंगे, और 3 से 4 महीने का समय देंगे तो फिर तो यहाँ पे 400 रुपये तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। तो जो ब्रेकआउट है उसकी ब्यूटी जो है वो आपके सामने है, किस तरह से प्रदीप सर ने आपको बताया और आपने मिनटों में SW सोलर के स्टॉक में किस तरह से कमाई भी की है। सर हम बात कर रहे थे हॉट स्टॉक्स की, और उसमें एयरटेल के बाद मैं आपसे ना टायर स्पेस में C8 की बात करना चाहूँगा। वैसे अगर आप देखेंगे सेक्टर लीडर की अगर हम बात करें तो वो MRF है, सबसे बड़ी कंपनी अगर टायर स्पेस में देखें, लेकिन उसका सर जिस तरह से कंपनी बड़ी है प्राइस भी उतना ही बड़ा है। तो हमारे निवेशक या हमारे आपके जैसे तो सोचते भी नहीं है कि 1 लाख वाला शेयर हम खरीदेंगे। तो C8 इसलिए मैंने चुना है सर कि टायर स्पेस में क्या C8 JK टायर जैसी कंपनीज में कहीं पैसे लगाने का मौका है? नो डाउट सर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सीएट में भी। देखिए इसमें अगर आप, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो बेसिकली एपेलो टावर्स टायर्स है। तो इनका इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी देखेंगे अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है। तो C8 और एपेलो टायर्स दोनों के काउंटर के साथ मैं जाना ज्यादा अभी जाना पसंद करूंगा। अभी एक चीज इसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर कि देखिए जो पैटर्न बनाया है ऑलमोस्ट C8 ने 3850 3860, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से और हायर जो प्राइस है पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट कंटिन्यूअसली जो हायर हाई देके अभी ऊपर आया है और ये भी मेंटेन होने वाला है नेक्स्ट 3 से 4 महीना। और अगर 3 से 4 महीना मेंटेन रहा, मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से 15 to 20% अभी भागने के लिए रेडी है, हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। एंटायर सेगमेंट पे मैं पॉजिटिव ही हूँ। सर इस बीच एक ब्रेकआउट आया, मैं नाम लेना चाहूंगा। प्लीज़ प्लीज़ सर। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड 195 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो लास्ट 15 मिनट से और लास्ट मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, मैं तो देख रहा हूँ 190 से, लेकिन एक कंफर्मेशन जब तक नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा मेरा मानना था। तो अभी 195 के आसपास चल रहा है। इसमें मैकडी पॉजिटिव हो गया, RSI पॉजिटिव हो गया, जो भी मैं टेक्निकल में बेसिकली देखता हूँ। तो इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप आज के लिए कल के लिए बाय करके जाते हो तो 204 का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका व्यू थोड़ा नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 220 से लेके 225 का प्राइस देखने को मिल सकता है। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 190 का मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है 204 रहेगा मेरा टारगेट। चलिए, तो SW सोलर के बाद दूसरा स्टॉक भी आपके पास आ गया है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। 195 के आसपास आपको बताया गया ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है 204 तक, उसके बाद 220 और 225 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको अगर 204 रुपये तक का गेन लेना है तो 190 रुपये, यानी कि एक 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 9 रुपये 10 रुपये की आपको कमाई हो सकती है। तो डबल रिस्क रिवॉर्ड है। थोड़ा समय देंगे तो 220 225 तक भी स्टॉक जा सकता है, ऐसा हमें प्रदीप सर बता रहे हैं। तो नियर शॉर्ट टर्म में सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका फायदा आप भी चाहें तो ले सकते हैं। SW सोलर में तो आपने देखा ही अभी 7-10 मिनट पहले ही उसमें हमने किस तरह का ज़बरदस्त मूव बनता हुआ देखा है, और वहाँ पे आपको कमाई हुई भी है, पहला टारगेट हिट भी हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। इंडिगो पे भी आपने बातचीत करी। मैं ITC पर आपसे राय लेना चाहूँगा।
आईटीसी होटल्स अलग होने के बाद भी आप देखेंगे तो मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला। तो सिगरेट एज अ स्पेस में अगर किसी को रहना है तो आईटीसी आपको पसंद है, क्योंकि ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं इसमें। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक नाम और भी है गॉडफ्रे फिलिप्स, हाँ, जो एक हाई टिकट साइज काउंटर है, उसमें मूव बहुत स्विफ्ट आते हैं। तो आप अगर सिगरेट स्पेस में रहना ही है, सेक्टर लीडर के साथ जाना चाहेंगे या फिर बाकी स्टॉक जो अवेलेबल हैं उनके साथ? देखिए सर, मुझे लगता है कि बेसिकली आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिटेबल कंपनी है और लगातार लास्ट 2 साल से चल रहा है। और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, एक बार अभी कंसोलिडेशन करने के बाद अभी थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है। तो मेरा मानना है कि रिसेंटली बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 400 के आसपास। अगर 400 के नीचे जाता है तो टेक्निकली खराब हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम पे तो आईटीसी को लेके सर ट्रोलिंग होता था मार्केट में, अरे सब कुछ चल रहा है, आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है। लास्ट ऐसा भी रहा कि 5 7 7 साल से आईटीसी ट्रोली होता रहा मार्केट में, बहुत क्योंकि मीम्स जो भी बनते थे। एनालिस्ट आते थे बाइंग कॉल देते थे और आईटीसी नहीं चलता था। लेकिन ऐसा अभी सिचुएशन नहीं है। आपको भी सर, आप बहुत पुराने एंकर हो तो आपको भी याद होगा। सो देखिए, अभी मेरा मानना है कि यहाँ पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए, कुछ भी स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। तो जिनके हाँ। पास है बने रहने का सलाह होगा। 427 के आसपास चल रहा है। अगर नेक्स्ट 4 से 5 महीने आप टाइम लेते हो तो मुझे लगता है 480 एंड 500 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका व्यू है 12 से 15 मंथ, तो ऑल टाइम भी हाई आपको देखने को मिल सकता है। और गोदरेज फिलिप्स में सर मुझे लगता है अभी 8321 के आसपास चल रहा है, जो एक सपोर्ट जोन था, जो एक ब्रेकआउट जोन था ऑलमोस्ट 7800 7700 के आसपास। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने मूवमेंट किया, सस्टेन अभी हो रहा है, तो अभी कंसोलिडेशन पैटर्न के आसपास चल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, स्टॉक भाग चुका है, अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा है। तो अभी इसके साथ भी सेम ऐसा हो रहा है, अभी थोड़ा स्टॉक रेस्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है ये कि लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। 43,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 1070 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो जिनके पास है बने रहिए। जो ब्रेकआउट आया है, एज पर द ब्रेकआउट टारगेट होना चाहिए 11,500 से 12,000 के आसपास। लेकिन टाइम फ्रेम मेरा वही रहेगा, 1 से 1.5 साल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 427 वाला आईटीसी ले लीजिए, 480 500 आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है इसमें? आईटीसी में सर स्टॉप लॉस रखना है अभी 390 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। ठीक है, तो आईटीसी में आप खरीदारी कीजिए, और डिप्स पे भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं। 485 500 तक के टारगेट होंगे। सर इसके अलावा दिग्गजों में पीएसयू बैंकों में देखें तो एसबीआई, जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन। हालांकि एसबीआई के वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में टाइटन लीडर है, लेकिन इसके वैल्यूशन बहुत महंगे हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है अभी? दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ। अभी देखिए, टाइटन में मुझे याद है आपने एक दिन वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में बताया था टाइटन आपको कब लेना है। और मुझे याद है मैंने बताया था उस टाइम पे 3300 का भाव था, और मैंने बताया था आपको लेना है 3050 3100। एग्जैक्टली जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 2950 के आसपास। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैंने बाई कॉल भी पहले भी दिया था, और मेरा फेयर वैल्यूएशन के साथ हमेशा बाई होता है। तो बाई हो चुका है, अभी बने रहिए। अभी भी अगर जो बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुका है। रिसेंटली जो 3660 के आसपास टॉप बनाया, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। अभी मैं बाय करूंगा 3350 के आसपास। तो मुझे लगता है 3350 एक अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है टाइटन के लिए। अब बने रहिए जिनके पास है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 3350 का वेट कर लीजिए अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं टाइटन की, जहाँ तक बात है। अच्छा, सीमेंट में तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है अल्ट्राटेक, पावर में एनटीपीसी। ये नाम जब आता है तो बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। और शिपिंग में मजगांव डॉक, हालांकि कोई कहता है कि कोचिन शिपयार्ड सबसे बड़ी कंपनी है, कोई कहता है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड से आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी नजर आएगी। तो सर सीमेंट में अल्ट्राटेक अच्छा लग रहा है या कोई और ऑप्शंस भी हैं आपके सामने? वैसे तो अदानी के 2 स्टॉक भी है। और एनटीपीसी आप लेना चाहेंगे या एनटीपीसी ग्रीन आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, एनटीपीसी भी मुझे बढ़िया लगता है, एनटीपीसी ग्रीन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब एनटीपीसी ग्रीन के साथ मैटर क्या है सर, आपने एक वीडियो बनाया था आज से 4 5 महीना पहले, और मैंने भी एनटीपीसी ग्रीन में एक व्यू दिया था कि 130 के ऊपर जब निकलेगा तब मैं बाय करूंगा। देखिए आज 5 महीने हो गया, मेरा स्टेटमेंट सेम टू सेम है। 130 के ऊपर क्रॉस किया ही नहीं। तो 130 के ऊपर क्रॉस जिस दिन करेगा मैं एनटीपीसी ग्रीन को बाय करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनटीपीसी भी सही है, फंडामेंटली ठीक ठाक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो बेसिकली सीमेंट स्टॉक है, अल्ट्राटेक लीडर है। लेकिन मैं अंबुजा के साथ भी जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे एंटायर अदानी ग्रुप में मैं थोड़ा पॉजिटिव रहता हूँ ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट अभी भी अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी यहाँ से 35 से लेके 40% आप रैली आपको मिल सकता है, वो भी नेक्स्ट 1 ईयर में। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल आपसे इस सेगमेंट में, मजगांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड,
दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? देखिए दोनों का नेचर अलग अलग है। मजगांव डॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड जो ऑल टाइम हाई था, बॉटम बनाने के बाद ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पा रहा है। सो अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से मैं अभी देखूंगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे कोचिन शिपयार्ड, लेकिन इस जोन पे मुझे नहीं लेना है हम्म। अभी भी। यहाँ से फ्रेश 200 पॉइंट का करेक्शन मुझे चाहिए, तब जाके मैं कोचिन शिपयार्ड को बाय करूंगा। अब मैजगांव डॉक के साथ प्रॉब्लम है कि जब ब्रेकआउट आया उसके बाद इतना गिरा नहीं, तो मैं एक बार जहां से ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, 3100 के आसपास, मैं वहां तक एक बार वेट करूंगा। कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके चलना है। जिस दिन कोचिन शिपयार्ड और मजगांव दोनों स्टॉक यहाँ से जो मैंने लेवल बताया वहां पे आ जाएंगे, मैं शो पे रहूं ना रहूं, प्रदीप हल्दर का बाय कॉल एक्टिव रहने वाला है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है सर। तो कोचिन शिपयार्ड में 200 रुपये नीचे के लेवल्स आपको मिलते हैं, तो आप खरीदारी करें। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कोचिन शिपयार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन लेवल्स पे नहीं। तो 2213 का लेवल है, तो मान के चले सर 2000 के आसपास आप कह रहे हैं कि वहाँ अच्छा अट्रैक्टिव बाय होगा। ये वहाँ पे मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत चल चुका है। तो मार्केट में मेरा मानना ये है कि मैं बहुत सेफ एनालिस्ट हूँ, सेफ इन्वेस्टर हूँ। तो जो स्टॉक पे ज्यादा क्रेज होता है मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करता हूँ। लेकिन डिफेंस बहुत चल चुका है, थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे करेक्शंस चाहिए। तो करेक्शंस आता है तो मैं उस केस में डेफिनेटली बाय करना पसंद करूंगा। परफेक्ट है सर, ठीक है। इस बीच हमारा जो खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक, उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। चलिए सर, इस बीच आपको बता दूं कि बाजार लैक लस्टर है। 30 पॉइंट के आसपास ही आप देखेंगे। निफ्टी अभी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी 100-125 पॉइंट के आसपास ही गिरावट है। तो कहीं जाने के मूड में नहीं है बाजार, थक रहा है, कंसोलिडेशन के मूड में है, एक रेंज में अटका हुआ है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उथल पुथल होने की यहाँ पे जो चेष्टा है वो नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में थकावट है, इसीलिए हम सेक्टर लीडर्स को डिस्कस कर भी रहे थे अभी। लेकिन सर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पर लोग अपनी राय लेना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ सर जो हमारे साथ लाइव चैट है या फिर जो लाइव दर्शकों की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे आपके कॉल्स हिट होते जाते हैं, दर्शकों में आपको लेकर जो उत्साह है, जो प्यार है, आपसे जो जुड़ने की, आपसे अपने सवालों के जवाब लेने की जो चाह है, वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास सवालों की। कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जहां पर या तो लोग फंसे हुए, पोजीशन ज़्यादा बड़ी लॉस की हो गई है, या फिर प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, या फिर ऐसे स्टॉक्स जिससे ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगी। एक सर TTML, इस शेयर को लेकर आपकी राय दीजिए। आई थिंक TTML आज एक्टिव भी है स्टॉक काफ़ी ज़्यादा। हाँ, टाटा टेली सर्विसेज सर 11.5% ऊपर है। इसमें TTML में प्रतीक्षा बोराडे जी का सवाल है, कह रही हैं कि TTML शेयर को अभी बाय कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक सर मूव आया है, उसी को लेकर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मूव और ऊपर की ओर सस्टेन हो सकता है। मुझे लगता है सर आपको फ्रेश यहाँ से और भी 7 से 8% मिल सकता है। 85-86 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अगर आप बाई करते हो तो थोड़ा बहुत रिस्की होगा, लेकिन जिनके पास अभी है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 74.50। 74.50 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बने रहिए। 84-85 आपको बस 2-1 दिन में आते हुए दिखेंगे। 84-85 1 से 2 दिन में टाटा टेली सर्विसेज में आ सकते हैं। तो इन लेवल्स पे फ्रेश ले सकते हैं मतलब फिर। फ्रेश सर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही सर, मैं सेफ इन्वेस्टर हूँ, सेफ एनालिस्ट हूँ। थोड़ा डर लग रहा है मुझे, अगर बाई चांस नीचे आ गया तो बाय ऑन डिप करके आपको चलना है। थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ग्रीड और फेयर आपको मैनेज करके चलना है हमेशा। बाय ऑन डिप कीजिए, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए इसमें। है तो बने रहिए, और थोड़ा सा नीचे मिलता है डिप्स पे लीजिए। 84 रुपये तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। अभी फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, ये फिलहाल के लिए राय है। इस बीच अरुण कुमार का सवाल मैं ले चुका हूं सुपर चैट के जरिए, जो बंधन बैंक पे आया था सर। एक सुरेंद्र कौर जी का सवाल है, ये हमारी रेगुलर दर्शक हैं, 40 रुपये का समर्थन इन्होंने भेजा है हमें। इनका सवाल सर कैरिसिल को लेकर है, लगातार पूछती हैं। 3-4 स्टॉक्स इनके पास है, एक ड्रीम फोक्स है, एक कैरिसिल है। आज भी इन्होंने पूछा है, 175 है 840 पर, और कह रहे हैं कि अपसाइड टारगेट बता दीजिए प्लीज़, कि मुझे सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। कैरिसिल में इनके पास सर जो इन्होंने क्वांटिटी बताई है, स्टॉक आपके सामने आ भी गया सर। इनको प्रॉफिट ही हो रहा है उस हिसाब से। 912 रुपये का अभी लेवल है, मैं देख भी रहा था। तो इनकी जो क्वांटिटी है सर वो भी ठीक ठाक है, प्राइस भी ठीक है 840 रुपये का। देखिए आप बने रहिए। 880 पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 950 और 980 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 880। ठीक है, तो 880 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए। सर मुनाफा हो रहा है, मुनाफा नहीं लेना है।
नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये जो अभी बेस बनाया है और ऊपर भी आया है लगातार, यहाँ पे प्रॉफिट बुक अभी नहीं हो रहा है, सो लगातार और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 964 के आसपास, तो 964 970 के आसपास एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा शेयर आपने चुना है सुरेंद्र जी, बधाई आपको। प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं लेना है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 964 980 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है और स्टॉप लॉस लगाकर आप बनी रह सकती हैं, तो आपका जो मुनाफा है और बढ़ सकता है। पेशेंटली आप इसको होल्ड कीजिए। इस बीच रीना यादव जी कह रही हैं कि सर प्रिंस पाइप्स, रिलैक्सो, हैप्पीएस्ट माइंड, IEX, तत्व चिंतन, रोजारी बायोटेक का के बारे में बताइए। तो सर वैसे तो 4-5 स्टॉक इन्होंने एक साथ पूछ लिए हैं, कोई एक दो इनमें से अगर आप सबसे अच्छे स्ट्रक्चर अगर आपको लग रहे हो उनको अगर आप डिस्कस कर सकें। ओके, एक बताया सर आपने रिलैक्स हो, सेकेंड स्टॉक? प्रिंस पाइप्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, IEX, तत्व चिंतन, रोजारी बायोटेक, 6 स्टॉक्स हैं। ओके, प्रिंस पाइप, देखिए रिलैक्सो को मैं पहले बता देता हूँ। तो अभी 49450 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, बने रही, अच्छा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक बार आपको 520 550 का प्राइस मिल सकता है, बने रहने का सलाह होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 407। प्रिंस पाइप देखिए, प्रिंस पाइप बेसिकली अभी 347 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको एक बार 355 358 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है उस केस में आपको एक बार यहाँ पे 420 का प्राइस मिल सकता है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 325। और सेकंड स्टॉक आपने बताया हैप्पीएस्ट माइंड, राइट? जी 620 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटल सर अच्छा काउंटर है। अब टेक्निकली में मैं देखता हूँ, देखिए एक बॉटम बनाया, लोअर टाइम फ्रेम से वीकली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, अभी धीरे धीरे करके बेस बना के ऊपर आ रहा है। 620 के आसपास अभी चल रहा है, 618 620। तो मेरा मानना है कि एक बार ये स्टॉक रैली हो सकता है 670 690 तक, लेकिन 695 में इसका एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद एक बार हम रिव्यू करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच आपको एक अपडेट दे दूं सर, अगले सवाल की ओर बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं 1000 से ज़्यादा लोग लाइव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत ही सर उत्साह है दर्शकों में आपसे राय लेने को, क्योंकि बाजार जैसे मैंने कहा लैक क्लस्टर है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन उत्साह उन स्टॉक्स में है जिनकी आप चर्चा करते हैं। 2 स्टॉक्स हमने देखे भी हैं, एग्जाम्पल उसके हैं ही हैं। एक आपने SW सोलर बताया, आज आपने एक सीक्वेंट साइंटिफिक बताया। कल दोपहर में आपने जो स्टॉक बताया था उसका भी जो पहला टारगेट है उसके आसपास ही वो पहुंचता हुआ दिखा है। TTK हेल्थ केयर की आपने बात करी थी। तो 3 स्टॉक्स तो हैं ही हैं जिनमें एक्चुअली जबरदस्त सर मैंने थोड़ा गलत बताया यहाँ पे। पहला टारगेट अचीव हो चुका है, तो मेरा हो टीम गया। मेरे को साइड से अच्छा बोल रहा है कि 13 टीटीके, हाँ टीटीके हेल्थ केयर का 1350 के आसपास एक टारगेट था। सेकंड टारगेट था 1385। तो पहला टारगेट अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट थोड़ा हो जाएगा, 1-2 दिन टाइम लगेगा। मैंने तो सर आपसे इसीलिए पूछा भी था कि 1385 के बाद कोई दूसरा टारगेट भी है, क्योंकि यूजुअली आप एक टारगेट नहीं आपने काफी। वहाँ सर वही आपने 2 बार जैसे ही मैंने आपको पूछा, मैंने फिर से देखा तो मैं साइड में देखा नहीं, मैंने लास्ट टारगेट आपको बताया, बीच तो में एक एक बार टारगेट अचीव हो ही गया। एक बार जरा TTK हेल्थ केयर का अगर आप चार्ट लेकर आ सकें सामने, तो एक बार दिखा भी देते हैं दर्शकों को। जो कल दोपहर 1 बजे आपको कॉल दिया गया था TTK हेल्थ केयर का, तो 1350 का इसका मैं हाई देख लेता हूँ आज का। तो 1350 आप कह रहे हैं कि सर जो इसका टारगेट था आज का वो हिट हो चुका है। 1385 दूसरा टारगेट है, उसके लिए आप चाहें तो बने रह सकते हैं। आज का जो हाई इसने छुआ है वो है 1364.90। तो ऑलमोस्ट 1365 तक ये जाकर आया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा नीचे आया है। तो पहला टारगेट अगर आप वहाँ के लिए रुके हुए थे या फिर आपने पोजीशन बनाई थी, तो वो लेवल तो आपका आता हुआ दिखा है। SW सोलर में भी पहला टारगेट आ चुका है और सीक्वेंट साइंटिफिक अग्रसर है उस तरफ। 204 220 के जो टारगेट आपको दिए गए थे उसकी तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। इस बीच सर कुछ और अगर मैं सवालों की ओर बढ़ूँ, तो रवि शंकर दास जी, आई एम श्योर सर ये कोलकाता से ही होंगे या फिर वेस्ट बंगाल से ही, जिस तरह से नाम इन्होंने लिखा है रवि शंकर दास जी। सुजलॉन को लेकर सवाल है सर इनका। देखिए बेसिकली स्टॉक मैं रिकमेंडेशन नहीं देता एक काउंटर में, लेकिन टेक्निकल चार्ट में अगर देखा जाए तो 65 के आसपास आप ही आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहिए। एक बार आपको 74 75 का प्राइस मिल सकता है। लेकिन स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, और रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज भी था प्रोमोटर और भी 20 करोड़ के आसपास स्टॉक जो शेयर है उसको सेल किया है, ब्लॉक डील किया है। तो मेरा मानना है कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है। जहाँ पे क्रेजीनेस और पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे रहता है वहाँ पे प्रतिफलदान नहीं रहता है। सो टेक्निकली ठीक ठाक है, फंडामेंटल थोड़ा लास्ट 2 साल में पॉजिटिव हुआ है। तो इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव, बट मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ।
ठीक है, दूर रहना चाहिए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा है, प्रमोटर यहाँ पे ऑफलोड कर रहे हैं अपना हिस्सा। अभी 2 दिन पहले भी ब्लॉक डील हुई है, 13.25% वो होल्ड करते थे, वहाँ से भी आप देखेंगे तो कुछ आई थिंक 20 करोड़ शेयर हैं जो कि प्रोमोटर्स की ओर से बेचे गए हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे गुंजाइश कम हो जाती है रिटर्न बनने की। इस बीच सर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अभी तक आप सोच रहे होंगे मैंने पूछा नहीं, आप लगातार पॉजिटिव हैं, जब भी मिलते हैं आपसे बातचीत होती है तो अदानी ग्रुप को लेकर आप कंस्ट्रक्टिव व्यू ही देते हैं। दिनेश कुमार जी, मुझे श्योर था सर कोई सवाल आ ही जाएगा। दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर एटीजीएल में क्या करना है। कल पूरा ही ग्रुप एक्टिव था सर, हर कोई स्टॉक आप देखिए अदानी ग्रुप से पॉजिटिव बंद हुआ। अदानी पावर सबसे ज़्यादा 6.25% ऊपर था। सवाल आया है एटीजीएल को लेकर, कोई और भी स्टॉक जो आप इसमें मेंशन करना चाहें? देखिए, मैं अदानी ग्रुप में, इंटर ग्रुप में ही पॉजिटिव हूँ। और आपको अदानी ग्रुप में रहने का मैं और एक चीज बता देता हूँ, जब तक गौतम अदानी जी टॉप 10 जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है वहाँ पे नहीं आ जाता है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। क्योंकि मेरा मानना ही यहाँ पे यही है, इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजी है। आज से 1.5 साल 2 साल पहले सेकंड लेवल पे थे, थर्ड लेवल पे थे फोर्ब्स के जो रियल बिलियनियर लिस्ट है वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। तो अगर कोई क्लास का बच्चा जो फर्स्ट और सेकंड हुआ था और आज वो पीछे हो चुका है, तो उनका टारगेट एक ही है, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड या तो टॉप 5 में, टॉप 10 में आना। तो एंटायर ग्रुप में हमने देखा, कल एनालिस्ट कॉल भी चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में भी एक ब्रेकआउट आया था, थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जिनके पास है बने रहिए। अगर आप एंट्री भी लेना चाहते हो, एटीजीएल, अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइज, ऑल्स काउंटर को मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ। मेरा मानना है कि नेक्स्ट 6-8 महीने में एक बार टॉप बना सकता है। टॉप मतलब यहाँ से 30-40% अप मूवमेंट मैं देखता हूँ। और नेक्स्ट 2029 से पहले, 2029 से पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। इलेक्शन से पहले पहले एक बार पूरा टॉप बना सकता है, तो उसमें जाके आपको एग्जिट करने का है। और आपको इस स्टॉक को नेक्स्ट 1.5 से 2 साल नहीं बेचना है। ठीक है। सर एटीजीएल की बात होगी, आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल नहीं बेचना है, लेकिन इसी को लेकर ना इसी ग्रुप को लेकर प्राशी जी का सवाल भी है। वो कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन में सेल कर दूं या फिर होल्ड। 1050 पे है, 1050 पे इन्होंने लिया, 1060 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो इनको बने रहना चाहिए या फिर ये कह रहे हैं कि एग्जिट कर दें? देखिए, मुझे लगता है कि आप बने रहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत अभी ढीला हो रहा है स्टॉक। मुझे लगता है एक हेल्दी करेक्शंस अभी थोड़ा बहुत आ सकता है इसमें, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 1125 से लेके 1150 का भाव आपको दिखने को मिलेगा। आपको अभी यहाँ पे करेंट जोन से आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 995। 995 का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो अदानी ग्रीन में बने रह सकते हैं। सर पूरे ग्रुप पे ही, पूरे अदानी समूह पे ही देखे जाए तो बाय ऑन डिप्स या फिर बने रहने की सलाह है। ये 30 से 40% की आपने बात करी, ये सिर्फ एटीजीएल के लिए एप्लीकेबल है या सारे स्टॉक्स नहीं पर? नहीं, ये एप्लीकेबल टू ऑल इंटर द काउंटर्स। मैं इंटर ग्रुप में पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरा कुछ, सर मैं जब भी कुछ स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, मैं पहले तो देखता हूँ साइकोलॉजी, उसके बाद टेक्निकल, उसके बाद थोड़ा बहुत फंडामेंटल, तीनों कॉम्बिनेशन पे मैं एनालिसिस करता हूँ, ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस नहीं। तो मुझे लगता है जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं अदानी ग्रुप में। और देखिए, लॉजिक भी है, एक बिजनेसमैन जो इतना स्ट्रगल रहा है उनके जिंदगी में, तो आप चाहे देख लीजिए हिंडनबर्ग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट का मामला, यूएस में कुछ प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम में वो सीडबैक से बाउंस बैक करते हैं। तो वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर्स होता है जिनके अंदर बाउंस बैक करने का क्षमता होता है, और स्टॉक में भी वैसे रिएक्शन दिखाया है। तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि 25 से 30% का रैली बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके सर। एक और आई डोंट नो, ये इत्तेफाक ही है, एक और कोलकाता से हमारी दर्शक हैं ईरा। वो कह रही है कि सर इरकॉन में राय दे दीजिए, क्या करना है। आई एम फ्रॉम कोलकाता। सर मैं कोलकाता से हूँ, तो सुबह सुबह जब भी आता हूँ सब लोग कोलकाता से ही है क्या? देखिए, अभी 216 के आसपास चल फैन रहा है, मुझे फॉलोइंग है लगता है सर कि आपकी। ओके फाइन सर। देखिए, 216 के आसपास है अभी, तो मुझे लगता है कि 240-245 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, आप बने रहिए। इसमें कुछ स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, बेस अच्छा से बना लिया है 160-170 के आसपास। तो अभी तो सर और आप मूवमेंट होना बाकी है। आप नेक्स्ट, मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार टॉप बनाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 195। चलिए ठीक है सर। इस बीच हम मेरे पीसीआर के जो मेंबर्स हैं, स्टाफ है हमारे साथ, वो काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। 1100 से ज़्यादा लोग अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सर, तो उत्साह लगातार लोगों में बढ़ रहा है। तो मैं फिर चाहूँगा सर 2-4 मिनट और खिंच जाएं अगर, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 सवाल मेरा और ले लें। अदर चैनल पे शो है, मुझे अभी जाना पड़ेगा।
चलिए ठीक है सर, फिर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप मुझे पहले बता देते, लेकिन दर्शकों में उत्साह बहुत है इस बीच। सर फिर मैं शो को वाइंड अप करता हूं, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई जो आप शेयर करना चाहेंगे? अब सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन होल्डिंग हमारे कोई एनालिस्ट का नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे आप निवेश करने से पहले आपका पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। और स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, कोई गारंटी परफॉर्मेंस या एश्योरेंस नहीं होता है। आप एक बार खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच सर आपका। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू।